हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक को। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, क्लोजिंग का भी टाइम था, तो इसलिए कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बट कोशिश ये रहेगी कि आगे से ऐसा ना हो और रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट हर संडे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि करंटली सबसे अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको अवेलेबल है। सबसे अच्छा स्टॉक अगर आप मार्केट में मेरे से पूछो कि दो चार सबसे अच्छे स्टॉक्स बताओ जो अभी करंटली हम बाय कर सकते हो, तो उनमें से एक एचडीएफसी बैंक ऑफकोर्स होगा। और मैंने भी रिसेंटली 2 दिन पहले इसमें एंट्री बनाई और मेरा सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियो का वेटेज है वो इसी स्टॉक में है। और ये स्टॉक मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अपनी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था वो थोड़ा सा ब्रीफ मैं इस वीडियो में आपके लिए कर दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको बता रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है किस प्राइस रेंज में सपोर्ट बता रहा है अपना और किस प्राइस रेंज में अपना रेजिस्टेंस बता रहा है। तो इसमें जो चैनल मैंने ड्रॉ किया था वो सब अभी सेटअप बिल्कुल वैसा ही है, मैंने उसमें से हटाया नहीं है। तो उस वक्त जो मैंने चैनल ड्रॉ किया था वो थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड में था, उसका सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। तो उस हिसाब से मैंने करीब 6-7 जून के आसपास वो वीडियो डाला था और उसी टाइम पे मैंने एंट्री भी ले ली थी इस स्टॉक में। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये इसका अपर वाला जो ये जो इसका रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है ये इस तरीके से इंक्रीजिंग है। और जिस तरीके से पास्ट का ट्रेंड रहा है तो करीब 2 महीने के अंदर इसका ये जो 10-11% का गेन है ये आ जाना चाहिए। तो उस वक्त जो है ये गेन मैंने यहाँ तक बताया था कि अराउंड 1770 के आसपास जो है इसका सेलिंग पॉइंट आ जाएगा और 2 महीने के अंदर ये यहाँ तक आपका आ सकता है। मैंने मार्कर भी आपको रेट लगाया था, लेकिन हुआ क्या कि उससे पहले ही अपने रेजिस्टेंस पे आ गया। करीब 27 दिन में ही अपना 9.5-10% के आसपास अपना रेजिस्टेंस इसने टच किया और वहाँ से ये बाउंस बैक करके तेज़ी से गिरने लग गया। तो अगर उस वक्त यहाँ पे एंट्री लेके हम 27-28 दिन में जो है 10% का गेन बना के इजीली निकल सकते थे। और अगर मेरे को उस वक्त ये ध्यान रहता तो मैं शायद निकल भी जाता, बट एक्चुअल में हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त मैं ट्रैक ही नहीं कर पाया। उस वक्त शायद मैं किस चीज़ में लगा था, अपने काम में बिजी था या फिर मैं बाकी स्टॉक्स में था, तो मैं ट्रैक नहीं कर पाया। क्योंकि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे था 1750 पे, तो अगर ये कुछ टाइम बाद वहाँ पे आता तो ये 1770 पे आता, और कुछ टाइम बाद आता तो शायद ये 1800 पे अपना रेजिस्टेंस दिखाता, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड में इसका रेजिस्टेंस था यहाँ से। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप एक एग्जिट ये का एक जीटीटी ऑर्डर भी स्टार्टिंग से नहीं लगा सकते कि वहाँ पे आपका एग्जिट हो जाए, कि हो सकता है वो उस रेजिस्टेंस को पहले टच कर ले या फिर बाद में टच करे। तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पे एग्जिट नहीं ले पाया और वो स्टॉक जो है वहाँ से वापस बाउंस बैक करके नीचे फॉल कर गया। बट उससे हुआ क्या कि इस स्टॉक में एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई और वो भी बेटर रिटर्न के लिए। तो मैंने उसके बाद भी 2 बार इसमें एंट्री और ले चुका हूँ। ये आपको ब्लू मार्कर से यहाँ दिख ही रहा होगा, 1540 और ये 1500, करीब 1527 के आसपास। तो यहाँ पे एंट्री लेने का रीज़न क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे, और क्यों ये स्टॉक इतना अच्छे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है, क्यों ये स्टॉक इतना अच्छा है कि इसमें बाय करने को मैंने अपने पोर्टफोलियो का इतना बड़ा हिस्सा इसमें जो है लगाया है। अगर आपको वैसे परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो मैं 5% ज़्यादा किसी स्टॉक में नहीं लगाता, बट ये अकेला स्टॉक है अभी जिसका अराउंड शायद 6 या 7% मैं होल्ड कर रहा हूँ। अपने पोर्टफोलियो का 6 या 7% इसी स्टॉक में होल्डिंग बना रखी है मैंने। तो चलिए हम पहले सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा हम फंडामेंटल पे जाएंगे। फंडामेंटल को भी बिल्कुल इजी रखेंगे, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत ही ईजिली बताएंगे ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि किस तरीके से ईजिली फंडामेंटल को एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले ही फंडामेंटल में जाते साथ ही मैं पहला जो चीज़ देखता हूँ वो होता है यहाँ पे पी रेशो पे क्लिक करके। ये स्क्रीनर वेबसाइट है, इस पर मैंने एच बैंक का जो है फंडामेंटल खोल रखा है। तो पी रेशो पे जाएंगे। पी रेशो अगर आप देखेंगे इसके पीछे मैंने आपको पहले ही बताया था ईपीएस की ग्रोथ दिखती है, अर्निंग पर शेयर। और इसके ऊपर यहाँ पे जो ये चार्ट, ये लाइन जो है, ये लाइन आपका पी रेशो बताती है। तो करंटली अगर आप देखोगे इस स्टॉक का मीडियन पी जो है 24 का, यानी कि एवरेज जो है 24 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो रहता है। पी से हमें क्या मालूम पड़ता है कि क्या स्टॉक अभी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है या फिर बेकार वैल्यूएशन पे। अच्छी और बेकार वैल्यूएशन का मतलब क्या ये स्टॉक अभी सस्ते में अवेलेबल है या महंगे में। तो अगर पी आप देखोगे तो करंटली अभी 17.5 का चल रहा है और एवरेज पी जो है वो 24.2 का, तो जाहिर सी बात है एवरेज से ये काफ़ी नीचे चल रहा है। और 17 के आसपास इसका लास्ट जो पी आया था वो यहीं पे यहाँ पे आया था। ये है 3 अप्रैल 2020 के आसपास, यानी कि कोविड के आसपास जो है अप्रैल और मई में कोविड के आसपास 16-17 का पी इसका पहुंचा था और उससे नीचे इसका कभी नहीं गया है। यानी कि अपने ऑल टाइम जो सबसे लोवेस्ट इसका पी है उस पर ये अभी अवेलेबल है आपको स्टॉक। सबसे लोवेस्ट पी पे अवेलेबल होने के बाद भी ये स्टॉक का जो ईपीएस है ये आप देखो कंटिन्यूअसली जो है बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके ईपीएस के साथ कोई दिक्कत है, कंटिन्यूअसली इसका अर्निंग्स बढ़ने में लगी है। अब थोड़ा सा नीचे और जाके हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको क्लियर है कि देखिए जून में 51,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और लास्ट जून में जो है 37 का, 37 से 51, मतलब इतना अच्छा ग्रोथ आपको यहाँ सामने सामने दिख रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हो तो भी आपको ग्रोथ बहुत ईजिली दिख रही है। और ये कोविड का टाइम था इसलिए यहाँ से आपको ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन स्टिल स्टॉक ने मैनेज किया कि इस कंपनी ने मैनेज किया कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसकी ग्रोथ थी वो लगभग स्टेबल रही इसके कोविड के टाइम्स में। और अगर आप वैसे इसकी ग्रोथ देखेंगे तो वैसे भी रेगुलर हर लास्ट क्वार्टर से भी अगर आप देखेंगे 47, 51, तो कंटिन्यूअस सारे नंबर्स में इसकी ग्रोथ है। अब प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी जो इसका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छा खासा प्रॉफिट इसका है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी भी करीब हाईएस्ट के आसपास ही है 12,700 का इसका हाईएस्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अभी ये उसी के आसपास आपको अवेलेबल है। और अब हम आते हैं आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए 2012 से 28,000 करोड़ से इसका रेवेन्यू स्टार्ट होके आज 1,84,000 करोड़ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इसका है। यानी कि इस साल ये इसके आसपास ही इसका जो है इस साल का क्या कहते हैं रेवेन्यू जो है ये अराउंड 2 लाख या 1,90,000 1,80,000 के आसपास इस साल ये अपना रेवेन्यू रिपोर्ट करेगा। जो कि पिछले साल 1,70 था, उससे पहले 1,35, फिर 1,28। इससे आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि कितना कंसिस्टेंटली ये कंपनी एक अच्छे रेट से ग्रो करने में लगी है अपने रेवेन्यू में भी, अपने प्रॉफिट्स में भी। अगर आप प्रॉफिट में भी देखो तो अभी भी वो भी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट भी देखो तो नेट प्रॉफिट जो है आपका 48 के आसपास है। ये इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट था ऊपर वाला, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा बहुत है, अच्छा खासा गैप इसने हर ईयर में अपने प्रॉफिट में इसके आ रहा है। तो यहाँ से एक पता चलता है क्लियरली कि कंपनी बिल्कुल स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है, हर साल ग्रो कर रही है। ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब ये कंपनी की ग्रोथ पे कोई असर आ रहा है। और इवन कोविड के टाइम पे भी अच्छा मैनेज कर पा रही है परफॉर्म करने का। तो फिर नेक्स्ट आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी आपको ऐसा कुछ खराब नहीं दिखेगा कि जिससे आपके मन में एक रेड फ्लैग आए कि ये कंपनी कुछ दिक्कत में है फिलहाल। बैलेंस शीट भी इसकी सब ठीक ठाक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको डिस्कस करूं और कुछ आपके साथ शेयर करूं। तो नीचे हम आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग जीरो हो चुकी है, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हाल ही में जो है इसका मर्जर हुआ है उसके बाद ये इसका जो है प्रोमोटर जीरो दिखा रहा है। बट मेन चीज़ ये है कि इसका जो एफ और डी की शेयर होल्डिंग है वो आप देखोगे तो वो दोनों मिला के और पब्लिक के हाथ में जो है सिर्फ 16% का ये शेयर होल्डिंग करेंटली है, जो कि एक अच्छा नंबर है। यानी कि मेजोरिटी पार्ट जो इस कंपनी का है वो बड़े बिग प्लेयर्स के पास है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉजिटिव साइंस ही होते हैं किसी कंपनी के लिए। तो ये तो ब्रीफली इसके फंडामेंटल थे। इस ब्रीफ फंडामेंटल से आपको इतना आइडिया तो लगा ही होगा कि ये कंपनी पे कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है कि कंपनी को पैसा कमाना नहीं आता, कंपनी को ग्रो करना नहीं आता। कंपनी को अच्छे से ग्रो करना आता है, काफ़ी सालों का इस पर ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल ग्रो करते आ रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो करते आ रही है। और इतना बड़ा साइज होने के बाद भी, मतलब इतना रिवेन्यू जनरेट करने के बाद, इतना हर साल ये दो करीब 50,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे कंपनी पहुंचने वाली है। स्टिल ऐसे नहीं है कि इसकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, तभी भी देखो 46 से ये 48 के 1,000 करोड़ पे पहुंच गई है। यानी कि 2,000 करोड़ इसने इसमें भी गेन किया। और अभी देखना अगली बार भी जिस स्पीड से चल रही है तो इसमें भी पतना 50,000 करोड़ के बेस पे भी ग्रो करना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इतना बड़ा होने के बाद स्टिल ये कंपनी जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो यहाँ से ग्रोथ आपको क्लियर विजिबल है, वैल्यूएशन आपको क्लियर दिख रही है कि बहुत सस्ते में अवेलेबल है। पीछे ये जो आप चार्ट देखोगे ये भी देखो बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ईपीएस का, यानी कि अर्निंग पर शेयर का। तो अर्निंग पर शेयर भी आपकी इसकी कंटिन्यूअसली बढ़ने में लगी है क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ने में लगी है। तो अब आ जाते हैं वापस इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे क्या था कि लास्ट टाइम पे तो ये चैनल बन रहा था, बट अब करंटली आप देखोगे तो ये चैनल यहाँ से ब्रेक हो गया है और ब्रेक होके नीचे आ गया है वापस। तो चैनल वाले पैटर्न से तो हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि चैनल से काफ़ी नीचे यहाँ पे ये कंपनी अभी आ गई है। फिलहाल अब इसमें और चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम और जाएँ तो मैंने अभी इसमें से कुछ भी नहीं हटाया, ये सारे वही वाले मार्कर्स हैं जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में दिखाए थे। तो करंटली जिस प्राइस पे ये कंपनी है, ये प्राइस अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे सपोर्ट कह लो या रेजिस्टेंस कह लो। पहले ये रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे आप कह सकते हैं 4, 5, यहाँ पे भी 6, 7, करीब 7 बार जो है इसी पॉइंट पे जो है कंपनी को रेजिस्टेंस फेस हुआ। और उसके बाद ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ
तो देखिए कितनी बड़ी कैंडल कंपनी ने इसने बनाई है। इसने यहाँ से ब्रेक किया था, पहले भी देखो जब ब्रेक किया था तो एक तो गैप अप इसने दिया और काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई ग्रीन, और यहाँ पे भी जब ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल थी। एक बार कैंडल हम देखेंगे कितनी बड़ी है ये वाली। तो अगर सिर्फ ये वाली कैंडल भी देखें तो 6% की है, बट अगर हम बिल्कुल बॉटम से देखें तो बॉटम से ये 9% के आसपास इसने ग्रोथ दी थी ये 2 दिन के अंदर। तो 2 दिन के अंदर इसने जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो 9% के आसपास ग्रोथ दी थी। इससे इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हमें कंफर्म होता है कि हाँ ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है। पहले भी कंपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, और जब जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो काफ़ी मोमेंटम के साथ काफ़ी तेज़ी से ब्रेक करती है, यानी कि अच्छे ग्रोथ के साथ काफ़ी कम टाइम पीरियड में, यानी 1-2 दिन में ये अच्छा ग्रोथ देती है। काफ़ी तेज़ी से इसे पुश करना पड़ता है मोमेंटम बिल्ड करके इस रेजिस्टेंस को, तब ये इसको ब्रेक कर पाती है। फिलहाल ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे नहीं आई है, तो करंटली ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट ही बिहेव करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है जब वो क्रॉस हो जाता है और एक नई जोन में स्टॉक एंटर हो जाता है तो रेजिस्टेंस जो है एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है अराउंड 1526 के आसपास, और ये यहाँ पे अवेलेबल इससे पहले फेब 2021 में, यानी कि 2021 के स्टार्टिंग में भी अवेलेबल था। तो करीब 2 साल से ऊपर ही इसका हो गया है। तो 2 साल से ऊपर होने के बाद भी कंपनी का जो स्टॉक है वो उसी वैल्यू पे अवेलेबल है जिस पे वो 2 साल पहले था। और कंपनी के जो ग्रोथ है वो आप देख ही रहे हो, ग्रोथ इसकी बिल्कुल भी 2021 के आसपास नहीं है। अगर आप 2021 के इसका ये नंबर्स देखोगे 2021 के, तो 1,28,000 करोड़ के आसपास है, और अभी ये 1,84,000 करोड़ के आसपास। जाहिर सी बात है कंपनी ने अगर 2021 से अभी तक में इतना ग्रो कर लिया है, यानी कि करीब 50,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू ग्रो कर गया है। कंपनी का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 30 से 50 के आसपास, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट ही करीब 20,000 करोड़ के आसपास ग्रो कर चुका है। तो कंपनी का जाहिर सी बात है कि वही चीज़ कंपनी के शेयर प्राइस पे भी आनी चाहिए। बट रिसेंटली इसका मर्जर हुआ तो इस वजह से इसमें काफ़ी लोगों ने शायद इसको बेचा है। इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस जो है गिरने में लगा है कंटिन्यूसली। बट वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब तक गिरेगा नहीं तो फिर अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल कैसे होगा, आप लोग बाय कैसे करोगे, या हम जैसे लोग कैसे बाय करेंगे अगर कंपनी का शेयर प्राइस नीचे नहीं आएगा। तो फंडा बहुत ही क्लियर है कि करंटली कंपनी 2021 के जो अपने नंबर्स थे उनसे काफ़ी आगे निकल चुकी है, वो भी कंसिस्टेंटली और काफ़ी अच्छे मार्जिन से। लेकिन जो कंपनी का जो आप टेक्निकली आप देखो तो टेक्निकली कंपनी उसी वैल्यूएशन पे अभी भी अवेलेबल है जिस वैल्यूएशन पे 2021 के जनवरी फरवरी में थी। तो उस वैल्यूएशन पे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी बन रहा है टेक्निकली। अगर आप देखो तो ये जो रेजिस्टेंस था कि एक अच्छा सपोर्ट भी यहाँ पे बन रहा है। और अपने आप में एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है कि जितना ये स्टॉक गिरता है लोगों का, तो ये स्टॉक इस तरीके से रहता है कि लोग इस स्टॉक ऐसे स्टॉक्स में एसआईपी करते रहते हैं कि जितना भी ये स्टॉक गिरेगा तो एवरी डिप, कहते हैं बाय ऑन एवरी डिप, तो हर डिप में वो खरीदते रहते हैं। तो मैंने तो करंटली देखिए तीसरी एंट्री मेरी बना दी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शायद मैं चौथी एंट्री भी बनाऊँ। बट मुझे लगता नहीं है कि चौथी एंट्री बनाने का मुझे भी मौका देगा, और क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा इसका जो है सपोर्ट अवेलेबल है जो कि पहले इसका रेजिस्टेंस था। तो इस ये था रीज़न इस स्टॉक को डिस्कस करने का। इससे पहले भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, बट ये चैनल पैटर्न में किया था, तो उस वो भी आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से उसके बाद स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अभी फिर से मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जल्दी ये स्टॉक जो है आपको 1800 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इसका मूवमेंट दिखेगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेगा ये समझना कि उतना ज़्यादा मोमेंटम ये स्टॉक कैप्चर करता रहेगा, और उतना क्योंकि उस टाइम के साथ साथ इसके नंबर्स और बेटर होते जाएंगे। और अगर नंबर्स इसी तरह और बेटर होते गए तो काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल स्टॉक्स में है। अगर यहाँ से भी मैं देखूँ इसके ऑल टाइम हाई के आसपास, तो भी 1800 के आसपास अगर मैं देखूँ तो 17% के आसपास का गेन है। तो 17% का गेन अगर आपको ये अगर मैं बोलूँ कि 6 महीने में भी अगर आ जाता है या फिर 1 साल भी ले लेता है तो कोई 17% का गेन बुरा नहीं है। 17% का गेन अच्छा खासा गेन है, इसलिए मैंने इस स्टॉक में एंट्री बना रखी है। काफ़ी स्टेबल स्टॉक है, नीचे जाने का इसकी चांसेस नियर टू इम्पॉसिबल रहते हैं। और फिलहाल के लिए मैं तो इस स्टॉक में एंट्री बना चुका हूँ। बट आप लोगों के लिए सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो था, और ये कोई सजेशन नहीं है कि आप इसको जाके बाय करें या सेल करें। ये बस एक तरीका मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से एक स्टॉक को एनालाइज करता हूँ, किस तरीके से उसमें एंट्री बनाता हूँ, और कि किस तरीके से उसमें टारगेट सकता हूँ। तो ब्रीफली मैंने इसके फंडामेंटल और टेक्निकल आप लोगों के साथ शेयर कर दिए।
आप ट्रेडिंग अपनी समझदारी के बेसिस पे कीजिएगा, और जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें बस ये वीडियो को आप एज़ अ हेल्प ले सकते हैं कि दूसरा आपको पर्सपेक्टिव मिले कि दूसरा इंसान किस तरीके से ट्रेड करता है चीज़ों में, और क्या उसके ट्रेड उस हिसाब से वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट इस बेसिस पे आपको स्टॉक बाय या सेल करें, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।